शुभ प्रभात सभी को। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमें अपने दादा दादी से बहुत प्यार होता है और बचपन में दादा दादी हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लाड लड़ाते हैं। आपको भी अपने बचपन की बातें अभी तक याद होंगी। आपको याद है पूरे दिन भर की बातें हमें अपने दादा से, हमें अपनी दादी से करनी होती थी और दादा दादी कितने ध्यान से हमारी बातें सुनते थे, हाँ में हाँ भरते थे। चाहे उनको हमारी बातें अच्छी लगें चाहे ना लगें, फिर भी वो ऐसा जताते थे जैसे वो हमारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ हमारी बातों को समझ भी रहे हैं। और साथ में हमें भी अपनी बातें अपने दादा दादी को सुनाने में बड़ा ही आनंद आता था। आज की हमारी कहानी है स्वामी की दादी। और कहानी में स्वामी एक बच्चा है और उसकी दादी, उन दोनों के बीच में कैसी बातचीत होती है, स्वामी दादी से कैसी बातें करता है और दादी स्वामी से कैसी बातें करती हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं हमारी कहानी में क्या क्या होता है। इस कहानी के लेखक हैं R.K. नारायण और R.K. नारायण ने ये कहानी मूल रूप से इंग्लिश में लिखी है और हमारे लिए हिंदी में अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। आइए पढ़ते हैं स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच। भोजन कक्ष क्या होता है? जहाँ पर खाना पकाते हैं। कक्ष यानी कमरा, खाना पकाने का कमरा। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेसे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। आप चित्र में देख सकते हैं स्वामी की दादी के पास कितना सारा सामान है। 5 दरिया हैं, 3 चादरें हैं, 5 तकिए हैं और भारी भरकम बिस्तर है। पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा भी है और एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा है। प्यारे बच्चों, यानी कि स्वामी और स्वामी की दादी के पास तो बहुत ही कम सामान है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। शाम का समय था और रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रख के लेटा हुआ है और उसको लौंग, इलायची की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। उसका मन बड़ा ही खुश हो रहा है और दादी के पास वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओहो दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब स्वामी अपनी दादी से राजम और मणि के बारे में, उसकी दुश्मनी कैसे होती है और फिर दोस्ती कैसे होती है, उसकी कहानी सुनाता है। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वे यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। अब जैसे स्वामीनाथन अपनी दादी से बातें कर रहा है, अब दादी भी दादा के बारे में बातें कहती है कि वो क्या थे, सब मजिस्ट्रेट थे और सारे पुलिस वाले उनके सामने कांपते थे। खूंखार से खूंखार यानी कि खतरनाक से खतरनाक डाकू भी उनके सामने भाग खड़े होते थे, यानी कि उनके सामने डरते थे। अब स्वामीनाथन अधीर होकर, अधीर होता है बेचैन होकर, बिना धैर्य के। अब स्वामी इंतजार कर रहा है कि कब दादी की कहानी खत्म हो और मैं अपनी बातें बताऊं। और आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आपकी दादी आपसे कोई बात कह रही है या दादा कोई बात कह रहे हैं तो बीच में आपको अपनी बातें बतानी होती है और आप चाहते हैं कि जल्दी से दादा दादी अपनी बातें खत्म करें ताकि हम अपनी बात बता सकें। ऐसा ही स्वामी के साथ हो रहा है। स्वामी अधीर होकर दादी की कहानी के खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई।
और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ गड़मड़ करती हुई। दादी को कुछ कुछ बातें बीच बीच में याद आ रही थी, अलग अलग समय पर घटी हुई घटनाएं याद आ रही थी, और दादी बोलती ही जा रही थी और हमारा स्वामी इंतजार कर रहा था कि कब दादी अपनी बात खत्म करे और कब मैं अपनी बात दादी को सुनाऊं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है न? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। चकित यानी हैरान, कि उनके दादा इतने अच्छे जवाब देते थे कि कभी कभी परीक्षक जो पेपर को चेक करने वाले होते हैं वो भी हैरान हो जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। अरे याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। देखा आपने, दादी की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है और दादी बातें थोड़ा थोड़ा भूल गई हैं, और इसीलिए कहती है कि नहीं नहीं, वो मेडल मैंने कब उतारा? जब बुआ पैदा हुई। नहीं, जब तुम्हारे पिता पैदा हुए। और ऐसा आपके दादा दादी के साथ भी जरूर होता होगा, क्योंकि उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी याददाश्त कमजोर होने लगती है और उनको बातें याद आती हैं और कभी कभी वो भूल जाते हैं। तो स्वामी की दादी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वे तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और दादी बताती है कि वो जो मेडल था उसको मैंने तुम्हारी बुआ को दिया, और तुम्हारी बुआ इतनी मूर्ख थी, इतनी बेवकूफ थी कि उसको गलवाकर, यानी कि वो सोने का मेडल था, और उसको गलवाकर यानी पिघलवाकर उससे 4 सोने की चूड़ियां बनवा ली। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब स्वामी बेचारा अधीर हो रहा है, परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि कब दादी अपनी कहानियां बंद करेगी और कब मैं राजम के बारे में दादी को बताऊंगा। हाँ, बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामी को ये भी लगता है कि दादी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। अभी सारी बातें स्वामी अपनी दादी से कहता है। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है, और हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हम किसी को अपनी बातें बताते हैं या कहानी सुनाते हैं और कोई हम पर भरोसा नहीं करता है, या हमें शक होता है मन में कि शायद वो हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तो वैसा ही कुछ किसके साथ होता है? स्वामी के साथ। वो भी मन ही मन सोचता है कि शायद दादी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दादी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि नहीं, कि राजम तो बहुत ही प्यारा लड़का है। हालांकि दादी राजम को नहीं जानती है, ना ही उसने राजम को देखा है, लेकिन वो
स्वामी को विश्वास दिलाती है कि वो उसकी बातों पर यकीन करती है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इसमें खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। अब दादी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करती हूँ, हर एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। फिर राजन कहता है कि जो उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा ना, तो राजम उसको गोली मार देगा। और फिर दादी राजम को सुनाती है हरिश्चंद्र की कहानी। हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सच बोलते थे और सच बोलने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका जो सिंहासन है, उनकी जो पत्नी है और बच्चे हैं, वो खो गए थे सच बोलने की वजह से। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, लेकिन बाद में अपनी सच्चाई की वजह से उनको सब कुछ वापस भी मिल जाता है। उसने कहानी आधे ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई और दादी और पोता दोनों सो जाते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा कितनी बार होता है, जब हम बातें कर रहे होते हैं और रात को बड़ी गहरी नींद आती है, तो बातें करते करते कब हम सो जाते हैं, कब खर्राटे भरना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं लगता। और फिर दादी भी सो जाती है। और ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे तो अपनी दादी की याद आ गई और साथ में मुझे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आने लगी हैं। हो सकता है आपके दादा दादी अभी आपके साथ रहते हों, या फिर आप शहर में रहते हों, आपके दादा दादी गाँव में रहते हों और आप सभी तो खुद ही अभी बच्चे हैं। तो ऐसी बातें आप अपने दादा दादी के साथ करते होंगे जिस प्रकार की बातें स्वामीनाथन कर रहा है। और आप अपने दादा दादी के साथ कौन कौन सी बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, आपकी दादी कौन सी कहानियाँ सुनाती है, आप मेरे साथ ये बातें साझा कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने दादा दादी के साथ समय बिताना ना भूलें और उनसे कहानियाँ सुनना और अपनी बातें साझा करना ना भूलें। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।